राजीव रंजन, मैं आपके पास आ रही हूं और आपसे मैं चाहूंगी, आप देखा जाए तो 75 साल के आजाद भारत में हमने विपक्षी एकता के कई प्रयास देखे हैं, लेकिन यह भी देखा है कि वो एकता बहुत लंबे समय तक वो रह नहीं पाई। अब एक और यहां पर यही एक और प्रयास किया जा रहा है। मुद्दा एक है यहां मोदी को हटाना, लेकिन सवाल अनेक है, बहुत अगर मगर हैं, शर्तें रखी जा रही हैं, बहुत से ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अब इस अगर मगर के बीच क्या ये विपक्षी एकता एक्सप्रेस अपनी मंजिल तक पहुंचेगी? क्या ये 5 घंटे की एक दिन की मीटिंग सभी सवालों के जवाब दे देगी? देखिए पूजा, देश का जो राजनीतिक मूड है, मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव मोदी लाओ और मोदी हटाओ के बीच होगा, और मुझे तीसरी शक्ति कहीं कोई दिखाई देती नहीं है। अगर विपक्ष में एकता हुई तब भी और विपक्ष में एकता नहीं हुई तब भी ये चुनाव जो होने जा रहा है 2024 का, वो दो तरफ होगा। एक तो मोदी को लाने वाले लोग तीसरी बार होंगे और एक तरफ लोग मोदी को हटाने वाले होंगे। किसकी संख्या ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा मजबूती से लड़ेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि तीसरा पक्ष या तीसरी कोई ताकत लोकसभा के चुनाव में दिखाई देगी। आप देखिएगा कि समय आते 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 राज्यों के हिसाब से और राज्यों के हिसाब से ही आपको हर राज्य में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ एक कोई विपक्ष का, जहां जो विपक्ष होगा वो वहां खड़ा होगा। नीतीश कुमार की तरफ से और शरद पवार ने, मेरी जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने ये आइडिया 6 महीना पहले दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ना बिखरे विपक्ष की बात नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर विपक्ष का एक कैंडिडेट हो और वो आम सहमति से हो, तभी 2024 की लड़ाई हम लड़ सकते हैं। और फिर इसी दिशा में प्रयास शुरू हुआ, वो ममता बनर्जी के स्तर पर भी, वो नीतीश कुमार के स्तर पर भी। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि नीतीश कुमार की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि देश के तमाम नेता या तो इस साँचे में है या उस साँचे में है, और कोई भी परिवारवाद, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता जब बोलना शुरू करेंगे तो उनका पहला काम और पहला आरोप परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर होगा। तो जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप देश के दूसरे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के मुखिया पर लगते हैं, वो उससे अरविंद केजरीवाल भी परे थे, लेकिन डेंट हुई है उनकी इमेज 52 करोड़ के बंगले और उनके 2 मंत्रियों के जेल जाने के बाद। अब ये चर्चा होने लगी है कि इस सरकार में भी भ्रष्टाचार हुआ है क्या। अब सच क्या है वो तो अदालत के फैसले के बाद सामने आएगा, लेकिन वो जो बात थी वो सिर्फ नीतीश कुमार अब अकेले बच गए जिनके ऊपर न परिवारवाद का आरोप है न भ्रष्टाचार का आरोप है। तो ये जो हमला है भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती। दूसरी, एनडीए की तरफ, एनडीए के पाले में वो इतने लंबे समय तक रहे हैं और विपक्ष इधर आने के बाद विपक्ष के सारे नेताओं से उनकी जो संवाद की स्थिति है, इससे उनकी स्थिति देश के दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग हो जाती है। वो केजरीवाल से भी उसी स्तर पर बात करते हैं जिस स्तर पर कांग्रेस के साथ बात करते हैं। आप देखिए एमके स्टालिन ने, जो तिरुवयूर में करुणानिधि का जो पैतृक जिला माना जाता है, वो वहाँ पर आज जो कार्यक्रम है वो करुणानिधि की याद में है, और एमके स्टालिन नीतीश कुमार को बुलाकर वहाँ जो कोट्टम बोलते हैं उसका उद्घाटन करा रहे हैं, एक लाइब्रेरी का उद्घाटन तेजस्वी यादव से करा रहे हैं। तो नीतीश का कद विपक्षी नेताओं के दिमाग में कैसा, आपने देखा उद्धव ठाकरे ने कल ट्वीट करके कहा है कि वो पटना 23 तारीख को जा रहे हैं। तो एक तरफ तो नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे को बुलाने में भी कामयाब है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी को भी बुलाने में कामयाब है। सवाल सिर्फ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से 2024 में जो चुनाव, एक इतना बड़े लेवल पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं कि उससे लड़ाई के लिए विपक्ष को अपने तरकश के हर तीर आजमाने पड़ेंगे। और अगर 2024 में विपक्ष मजबूती के साथ नहीं लड़ा तो फिर 29 और 34 की लड़ाई के लिए भगवान जाने देश की सियासत में क्या होगा।